नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ज्योमेट्री के अंदर त्रिभुज की कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली है और आज हम जो चालू करने वाले हैं ज्योमेट्री का अगला पोर्शन क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। तो आप सभी अपनी कॉपियों में हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज। चतुर्भुज। बच्चों मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा चार भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी क्या कहलाती है? चतुर्भुज। जैसे यदि मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों के पास एक आकृति है ABCD, मैंने पूछा बच्चा कितनी भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तो आपने बोला 1 2 3 और 4, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो मैंने इसे क्या बोल दिया? चतुर्भुज। बच्चा मैंने इसे क्या बोल दिया? चतुर्भुज। और मैंने बोला यदि मैं इसके विपरीत या सम्मुख शीर्षों को आपस में एक दूसरे से मिला दूं तो ये होता है इसका डायगोनल यानी विकर्ण। ये इसका क्या होता है? डायगोनल यानी विकर्ण। अच्छा बच्चा, मैं आपसे बात करता हूं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यानी कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। कैसे होता है वो चीज आप देख लीजिए। हम त्रिभुज की थ्योरी अभी पढ़कर आए हैं तो आप लोगों को पता है कि किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180। तो मैंने बोला त्रिभुज ABC, इसके कोणों का योग कितना हुआ? 180 डिग्री। त्रिभुज DAC, इसके कोणों का योग भी कितना हुआ बच्चा? 180 डिग्री। तो पूरे कोणों का, चारों कोणों का जो योग हुआ वो कितना हो गया बच्चा? 360 डिग्री। क्या हो गया? 360 डिग्री। अच्छा, तो ये मेरा क्या हुआ? चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज होती है जिसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यदि मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास एक चतुर्भुज है ABCD, और मैं इस चतुर्भुज के किन्हीं भी दो कोणों के कोण समद्विभाजक यानी कोण A का कोण समद्विभाजक और कोण B का कोण समद्विभाजक खींचता हूं जो किस पर मिलते हैं? बिंदु O पर। और अगर ये कोण समद्विभाजक है तो ये कोण किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के। और कोण B किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के। भाई अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो मैंने बोला आपके पास जो कोण AOB का मान आता है वो आपका आता है कोण C/2 और प्लस में कोण D/2। यदि आपको चतुर्भुज के किसी भी दो कोणों के कोण समद्विभाजक दे रखे हैं और वो किस पर मिल रहे हैं? बिंदु O पर, तो उस बिंदु O पर बनने वाला कोण क्या होगा? उसके साथ वाले यानी बाहर वाले कोणों के अर्धक के योग के बराबर। ये चीज कैसे आती है तो उस चीज को आप लोग देख लीजिए। अच्छा बच्चा, अगर मैं बात करूं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो मैंने बोला कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, चारों कोणों का योग बच्चा कितना? 360 डिग्री। भाई मैंने देखा यहां पर हाफ आ रहा है तो मैं इसका हाफ कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आया? कोण A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 प्लस D/2 और बराबर में कितना? 180 डिग्री। मैंने देखा कि मैंने अगर इस चतुर्भुज के चारों कोणों के अर्धक किए तो मेरे पास, मैंने अर्धक करने पर 360 का अर्धक कितना है? 180। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं त्रिभुज AOB की, मैंने बात करी त्रिभुज AOB की, तो मैंने बोला कोण A/2, ये कोण और ये कोण आपस में समान है तो ये भी A/2 तो ये भी A/2 प्लस कोण B/2 और प्लस कोण O बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चा कितना? 180 डिग्री। मैंने बोला ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। क्या मैं इस 180 डिग्री की वैल्यू को समान रख सकता हूं क्या? तो मेरे पास क्या आया? कोण A/2 प्लस B/2 प्लस कोण O बराबर 180 की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं। कोण A/2, कोण B/2, कोण C/2 और बच्चा कोण D/2। मैंने बोला B/2 से B/2 कैंसिल हो गया, A/2 से A/2 कैंसिल हो गया। कोण O बराबर बच्चा मेरे पास क्या आया? कोण C/2 और प्लस में कोण D/2। और यही मुझे क्या करना था बच्चा? यही मुझे क्या करना था?
प्रूव। तो ये मेरे पास एक थ्योरम निकल के आती है कि दो अर्धकों से बना कोण, उसके सामने वाले कोणों का क्या होता है, सम्मुख कोणों क्या होता है, आधे का योग। चलिए अब बात करते हैं आगे। ये एक एक थ्योरम को आप लिखते हुए चलना बहुत अच्छे से, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये हमारे बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए बच्चा, यदि मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, मैंने बोला इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु क्या है, ये। अगर इनको आपस में मिलाया जाता है तो इस प्रकार बनी आकृति क्या होगी, तो मैंने बोला यदि कोई एक चतुर्भुज है, चाहे वो कोई सा भी चतुर्भुज हो, इससे बनी आकृति क्या होगी। तो बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं यदि मैं इसका विकर्ण AC यहां पर खींचता हूं, AC मैंने यहां पर खींचा। अच्छा, मैंने बोला अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज ADC की, अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या यहां पर मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूं क्या। अगर मैंने बोला ये मेरे पास डायगोनल D1 है, डायगोनल क्या है, D1, विकर्ण D1 है, तो क्या ये मध्य बिंदु थ्योरम से जो ये रेखा होगी ये इसके समांतर होगी और इसकी क्या होगी, आधी, यानी D1/2। भाई हमने त्रिभुज मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी कि यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो वो उसके आधार के समांतर और उसकी क्या होती है, आधी होती है। अच्छा, अगर ये D1/2 तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं इसी प्रकार इसी त्रिभुज में जो ये रेखा होगी ये भी समांतर होगी और ये भी क्या होगी, D1/2। अच्छा बच्चा, ये तो हुई एक विकर्ण की बात। यदि मैं यहां पर एक दूसरा विकर्ण और खींच देता हूं, तो मैंने बोला अब मैं बात करता हूं ADC की। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये जो आपकी रेखा होगी ये इसके समांतर होगी और ये रेखा किसके समांतर होगी, इसके, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी। अगर मैं इसको बोल देता हूं D2, तो ये वाली क्या हो गया, D2/2 और ये क्या हो गया, D2/2। तो बच्चा मैंने आप लोगों से कहा कि आमने सामने की रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और कैसी हैं, बराबर हैं। आमने सामने की रेखाएं एक दूसरे के समांतर और कैसी हैं, बराबर हैं। ये भी D1/2, ये भी D1/2, ये D2/2, ये D2/2। तो ऐसा किस किस में होता है, ऐसा होता है बच्चा आयत में और किस में, समांतर चतुर्भुज में। तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए कि ये आकृति हमारी आयत होगी या समांतर चतुर्भुज होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयत में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। लेकिन क्या यहां पर विकर्ण 90 डिग्री पर काट रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो किसी भी चतुर्भुज में किसी भी चतुर्भुज में चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। चलिए, अच्छा ये तो बात हुई कब, जब मुझे नहीं पता कि विकर्ण कितने डिग्री पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जब मुझे नहीं पता कि विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर काट रहे हैं। अच्छा बच्चा, अगर मैं आप लोगों से बोल देता हूं कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटें, 90 डिग्री पर। यदि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। ये आपके पास चतुर्भुज है ABCD। बड़े ध्यान से बच्चा समझते हुए चलना। मैंने बोला कि ये इसके मध्य बिंदु है,
चलिए, और मैं बोलता हूं कि जो इसके विकर्ण हैं, इसके जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो बच्चा मैं आप लोगों से क्या कहता हूं कि मुझे ये तो पता चल गया, अगर ये डायगोनल D1 है, अगर ये डायगोनल D1 है तो ये आपकी रेखा क्या होगी? D1/2, और ये भी आपकी क्या होगी? D1/2। और अगर ये डायगोनल D2 है तो ये आपकी क्या होगी? D2/2, और ये आपकी क्या होगी? D2/2। तो अगर मुझे ये पता है कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो मैंने बोला अगर ये 90 डिग्री का आपका कोण है, ये 90 डिग्री का आपका कोण है, और दो समांतर रेखा हैं, ये दो आपकी समांतर रेखा हैं, तो इनके जो अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है, ये दोनों समांतर है, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण सारे कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे बच्चा? 90 डिग्री के हो जाएंगे। और अगर ये 90 डिग्री के हैं तो मेरे पास क्या रिलेशन निकल कर आया? मेरे पास निकल कर आया क्या? यदि विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक रेक्टेंगल आयत प्राप्त होता है। आयत प्राप्त होता है। तो आशा कर रहा हूं ये चीज आपके समझ में आ रही होंगी, ये चीज आपके समझ में आ रही होंगी। अच्छा बच्चा, दो चीजें सीखी कि एक में तो आपके रेक्टेंगल 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं तो समांतर चतुर्भुज, और अगर विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं तो समांतर चतुर्भुज, और विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? एक रेक्टेंगल, एक आयत प्राप्त होगा। अच्छा बच्चा, अगर मैं अब इससे आगे बात करता हूं, यदि मैं अब इससे आगे बात करता हूं तो मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि विकर्ण एक दूसरे के 90 डिग्री पर काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे के 90 डिग्री पर काटते हैं, तो यहां से एक रिलेशन निकल कर आता है। वो रिलेशन क्या है? मैंने बोला वो आपका रिलेशन है कि सम्मुख भुजाओं के वर्गों का योग, यानी AB² प्लस CD² बराबर होगा BC² और प्लस में AD² के। ये कंडीशन आपकी कब अप्लाई होगी? जब विकर्ण कितने डिग्री पर काट रहे हैं? 90 डिग्री पर। अब बात आती है ये चीजें आती कहां से हैं? अच्छा बच्चा, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं O। इस बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया? O। तो ध्यान से समझते हुए चलना। अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज AOB की, त्रिभुज AOB की, ये 90 डिग्री के सामने आपका क्या है? कर्ण। तो मुझे पता है मेरा होता है कर्ण स्क्वायर, यानी AB² बराबर ये कर्ण। तो ये आपका लंब हो सकता है आधार, ये लंब आधार, तो OA का स्क्वायर प्लस में क्या? OB का स्क्वायर। इसी प्रकार मैं बात कर रहा हूं COB की, तो ये 90 डिग्री तो ये कर्ण हो गया, तो मेरे पास आया BC² बराबर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। आगे बात करता हूं DOC की, तो ये 90 डिग्री तो ये कर्ण हो गया, तो मेरे पास क्या आया? DC का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर मैं DOA त्रिभुज में बात करूं तो DA का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। इस प्रकार मेरे पास 4 इक्वेशन बच्चा निकल कर आती हैं। इस प्रकार मेरे पास कितनी इक्वेशन निकल कर आती हैं? 4। मैंने चारों त्रिभुजों से ये इक्वेशन निकाली है। अच्छा जी, मैं कहता हूं कि यदि मैं पहली इक्वेशन को और तीसरी इक्वेशन को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आया? AB² प्लस CD² बराबर OA² प्लस OB² प्लस OC² और प्लस में क्या? OD²। और इसी प्रकार यदि मैं दूसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? BC² प्लस DA² बराबर OB²
प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर और प्लस में OA स्क्वायर। बच्चा मैं कहता हूं आप इस वाले भाग को देखिए, इस वाले भाग को देखिए, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर और OD स्क्वायर, ये दोनों भाग आपस में अगर बराबर हैं, किसी भी समीकरण का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, बराबर। तो मैं लिख सकता हूं AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस में DA के स्क्वायर के। तो इस प्रकार मैं इसे प्रूव कर सकता हूं। तो एक बार इसे देखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो बच्चा ध्यान देते हुए चलना। यदि मैं आप लोगों से कहता हूं अगले थ्योरम चतुर्भुज से क्या निकल कर आती है, मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास एक चतुर्भुज है ABCD, जिसके दो विकर्ण AB, AC और BD हैं। तो यहां से मैं एक विकर्ण खींच लेता हूं AC, यहां से मैंने एक विकर्ण खींचा AC। और यदि मैं आप लोगों से बोलता हूं इस विकर्ण के ऊपर दो परपेंडिकुलर हैं, दो हाइट हैं, जिसे मैं बोल देता हूं H1 और H2, जिसे मैंने क्या बोला, H1 और H2। तो मैं कहता हूं आपसे कि इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या निकल कर आता है। तो मैं यहां से सीधा सीधा आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा, पहले एक बार समझ लीजिए। मैंने बोला अगर मैं DAC और BCA के क्षेत्रफल को जोड़ दूं, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दूं, तो क्या पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा? अजी बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं एक बार इनको जोड़ता हूं। अच्छा, इसे मैंने बोल दिया डायगोनल, डायगोनल D। मैंने बोला अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं तो आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और इसी प्रकार अगर मैं ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालूं तो प्लस 1/2 आधार D और ऊंचाई क्या है, H1। तो देखिए मेरे पास चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या आया, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या आया। बच्चा मैं यहां से 1/2 D को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास अंदर क्या बचा, H1 प्लस H2। तो आप यहां से किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कब? जब उसके एक विकर्ण पर दो शीर्षों से क्या डाले गए हों, लंब डाले गए हों। तो इस फॉर्मूले को आप उतार सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे ही मैं एक थ्योरम की बात और कर लेता हूं आपसे। वो थ्योरम आपकी क्या कहती है? मैंने आप लोगों से बोला कि आपके पास एक चतुर्भुज है ABCD, और इसके दो डायगोनल हैं जो किसी बिंदु O पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। किसी बिंदु O पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। बच्चा मैं आप लोगों से क्या बोलता हूं कि अगर मैं इस क्षेत्रफल को मान लेता हूं A1, इसको मान लेता हूं A2, इसको मान लेता हूं A3 और इसको मान लेता हूं A4। ये आपका है D1 और ये आपका क्या है, D2। और किस बिंदु पर काट रहे हैं, दोनों डायगोनल बिंदु O पर। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो क्षेत्रफल A1 का मल्टीपल A3 के साथ होगा, वही A2 का मल्टीपल किसके साथ होगा, A4 के साथ। वही मल्टीपल A2 का किसके साथ होगा, A4 के साथ। तो कैसे होगा ये चीज हम एक बार देख लेते हैं। अगर बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं मैं इस कोण को थीटा मानता हूं, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। और वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये थीटा और ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। हमने
जब त्रिभुज पढ़ा था तो त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था कि यदि आपको दो भुजा दे रखी हो और उनके मध्य का कोण दे रखा हो, दो भुजा दे रखी हो और उनके मध्य का कोण दे रखा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आसानी से निकाल सकता हूं। तो मैंने बोला कि मैं इन भुजाओं को मान लेता हूं क्या, इसको मैंने ए माना, इसको बी, इसको सी और इसको मैंने क्या मान लिया डी। तो मैंने बोला तो यदि मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं और उनके मध्य का कोण दे रखा है, क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो मैंने बोला एरिया A1 बराबर AB और थीटा है तो साइन थीटा। इसी प्रकार मैंने A2 का निकाला, BC साइन 180 माइनस थीटा, और मुझे पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो BC साइन थीटा। अगर मैं A3 का निकालता हूं तो CD साइन थीटा, CD साइन थीटा। और अगर इसी प्रकार मैं A4 का क्षेत्रफल निकालता हूं तो मेरे पास क्या आया, DA, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं AD साइन 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से वही चीज बोलता हूं कि मैंने बोला कि A1 और A3 का मल्टीपल, A1 गुणा A3 बराबर ABCD, ABCD साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार A2 और A4 का मल्टीपल, A2 गुणा A4। मैंने बोला ABCD और साइन थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बोला ये वाला पोर्शन पूरा इक्वल है। अगर किसी समीकरण के दो पक्ष आपस में समान हैं तो ये भी क्या होंगे, समान। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, A1 गुणा A3 बराबर होगा A2 गुणा A4 के, A2 गुणा A4 के। तो जल्दी से एक बार इसे उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, अब चतुर्भुज की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, अच्छा बच्चा, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं तो आप बोलोगे चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। मेनली कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है वर्ग, एक आपका होता है आयत, एक आपका होता है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो हम इनको एक एक करके यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए स्क्वायर। जो हम पहला पढ़ने वाले हैं ये हमारा है स्क्वायर, यानी वर्ग। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग क्या होता है, तो मैंने बोला कि बच्चा वर्ग क्या होता है, चार समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होती है, वर्ग। तो इसे हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैंने बोला कि आपके पास एक चतुर्भुज है, आप लोगों के पास एक चतुर्भुज है ABCD, एक चतुर्भुज है ABCD, जिसकी प्रत्येक भुजा समान है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, समान। ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी आपकी क्या है बच्चा, A। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। मैंने बोला ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का और ये कोण बच्चा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यदि मैं आप लोगों से बोलूं मैं इस वर्ग के दो विकर्ण खींचता हूं, AC और BD, AC और BD जो यहां पर किसी बिंदु पर O पर इनको क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो बच्चा ध्यान देते हुए चलना, वर्ग की क्या क्या प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती हैं। मैंने बोला पहली प्रॉपर्टी यहां से क्या निकल के आई, चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान, यानी मैं लिख सकता हूं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और ये किसके बराबर है, A के बराबर। और दूसरी प्रॉपर्टी मेरे सामने क्या निकल कर आई कि कोण A
कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ये चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। अच्छा बच्चा जी, मैंने बोला अगर मैं बात करता हूं, ध्यान देते हुए चलना, अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज ए सी बी की, ए सी बी की, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये कोण है 90 डिग्री का। तो हमने त्रिभुज में पढ़ा था समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान। तो मैंने बोला यदि ये दोनों भुजाएं आपस में समान हैं तो इनके सम्मुख कोण या फिर इन पर बनने वाले कोण, तो मैंने बोला एक कोण तो आपका बना ये वाला और एक कोण आपका बना ये वाला, ये दोनों कैसे होंगे बच्चा? समान होंगे। ये 90 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का? 45 डिग्री। और ये भी कितने डिग्री का? 45 डिग्री। और मैंने बोला यदि ये पूरा कोण 90 डिग्री का, ये 45 का, तो ये कोण भी कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। और ये कोण भी कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, अगर ये कोण 45, ये कोण 45, तो ये भुजा क्या हो गई? कोण समद्विभाजक। ये भुजा क्या हो गई? कोण समद्विभाजक। तो यहां से मेरे पास तीसरा पॉइंट क्या निकल कर आया? मेरे पास आया कि जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं? कोण समद्विभाजक, यानी एंगल बाइसेक्टर। जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? कोण समद्विभाजक। विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। अच्छा मैंने बोला ये 45 का, तो इसी प्रकार आपका ये वाला कोण भी कितने डिग्री का आ जाएगा? 45 डिग्री का। ये वाला कोण भी कितने डिग्री का आ जाएगा? 45 डिग्री का। आपका ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। और ये वाला एंगल भी आपको बच्चा कितने का है? 45 डिग्री का। कितने का है? 45 डिग्री का। अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज सी ओ बी की, त्रिभुज सी ओ बी की और डी ओ ए की, चलो उससे पहले मैं इसी त्रिभुज की बात कर लेता हूं, सी ओ बी की। ये कोण 45 डिग्री का बच्चा, ये कोण 45 डिग्री का कितना हो गया? 90। तो मैंने बोला ये बचा हुआ कोण, ये क्या 90 डिग्री का ही प्राप्त होगा क्या? ये क्या कितने का प्राप्त होगा? 90 डिग्री का। तो मेरे सामने एक चीज और सामने आई कि वर्ग के जो दोनों विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री पर। तो यहां से जो मेरे पास बच्चा चौथा पॉइंट निकल कर आया है वो मेरे पास क्या आया कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। अच्छा 90 डिग्री पर काटते हैं ये तो ठीक है, मैंने एक चीज लिखी है समद्विभाजित, तो कैसे? अच्छा बच्चा अगर मैं आप लोगों से बात करूं त्रिभुज सी ओ बी और डी ओ ए की, ये कोण 90 डिग्री का, तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो मैंने बोला आपके सामने ये भुजा बराबर इसके, ये कोण बराबर इसके, ये कोण बराबर इसके, ये कोण बराबर इसके, क्या इसमें सर्वांग समता लगा सकते हैं? तो मैंने कहा अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हैं तो इनका सब कुछ बराबर होगा। मतलब ये भुजा किसके बराबर? इसके बराबर। और ये भुजा किसके बराबर? इसके बराबर। यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित। तो मैंने बोला क्या इसका क्षेत्रफल जो इसका एरिया होगा, क्या वही इसका एरिया होगा? और क्या वही इसका एरिया होगा? और वही क्या होगा? इसका एरिया। तो मेरे पास कितने पॉइंट निकल कर आए? पहला, चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं और क्षेत्रफल को समान चार भागों में विभाजित करते हैं। तो लास्ट जो आपका पांचवा पॉइंट है वो क्या है कि क्षेत्रफल को समान चार भागों में विभाजित करते हैं। क्षेत्रफल को चार समान भागों में विभाजित करते हैं। कौन करते हैं? विकर्ण। कौन करते हैं? विकर्ण। जो भी डायगोनल होते हैं दोनों, वो क्षेत्रफल को कितने समान भागों में विभाजित करते हैं? चार समान भागों में। तो देखिए एक बार इसे उतारिए फिर आगे बात करते हैं।
चलिए बच्चे, अब बात करते हैं आगे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि किसी वर्ग ए बी सी डी के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, तो प्राप्त होने वाली आकृति क्या होगी? प्राप्त होने वाली आकृति क्या होगी? उसके अंदर आप छठा पॉइंट और डाल लेना। बताना भूल गया कि जो D1 होता है वो D2 के बराबर होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? √2a। अभी हमने स्क्वायर का जो बेसिक पढ़ा था उसके अंदर आप छठा पॉइंट और डाल सकते हो कि जो दोनों विकर्ण होते हैं वो आपस में समान होते हैं, उनकी लंबाई क्या होती है? √2a। ठीक है, तो इसको आप डाल लेना। चलिए अब बात करते हैं आगे। अच्छा जी, मैंने बोला अगर मैंने इनके मध्य बिंदु को मिलाया और ये मेरे पास है एक डायगोनल D, क्या है? डायगोनल D। तो मैंने बोला वापस इस त्रिभुज में मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊं तो ये किसके समांतर है? इसके, और ये किसके समांतर है? इसके। तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में एक दूसरे के क्या हो गई? समांतर हो गई। और अगर ये D है तो ये मेरा D/2 और ये भी मेरा क्या हो गया? D/2। इसी प्रकार मैं एक विकर्ण और खींच देता हूं, इसी प्रकार में एक विकर्ण और खींच देता हूं और दोनों बराबर हैं तो इसकी लंबाई भी बच्चा क्या होगी? इसकी लंबाई भी क्या होगी? D होगी। तो मैंने बोला अगर इसकी लंबाई D है तो मैंने पूछा इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी? D/2। और समांतर तो ये होंगे ही, ये भी क्या होगी? D/2। तो मैंने बोला चारों भुजाएं आपस में कैसी हैं? समान। चारों भुजाएं आपस में कैसी हैं? समान। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यदि ये 90 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो अगर एक कोण 90 डिग्री तो इसी प्रकार ये भी आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये भी आपका कितना हो जाएगा बच्चा? 90 डिग्री। ये भी आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर कैसी आकृति प्राप्त होती है? वर्ग प्राप्त होता है। वर्ग प्राप्त होता है। अच्छा जी, लेकिन मैं अगर आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास एक वर्ग है, इसी डायग्राम को हम एक बार वापस बना लेते हैं। ABCD, और ये इसके मध्य बिंदु है। और यदि इनको मैं आपस में मिला देता हूं तो ये मुझे क्या प्राप्त हुआ? एक वर्ग प्राप्त हुआ। ये मुझे क्या प्राप्त हुआ? वर्ग प्राप्त हुआ। अच्छा, ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा भी इसके बराबर, ये भुजा भी इसके बराबर, और ये दोनों भुजाएं भी आपस में एक दूसरे के बराबर। ये कोण 90 डिग्री तो ये 45 और ये 45। तो मैंने बोला जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्या वही इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा? वही किसका होगा? इसका क्षेत्रफल। और वही किसका होगा? इसका क्षेत्रफल। भी नॉर्मल सी बात है कि अगर इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन समान है तो इसका क्षेत्रफल भी कैसा होगा? समान होगा। अच्छा जी, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यदि मैं इसके विकर्ण बना देता हूं अंदर वाले वर्ग के, तो मैंने पूछा ये कोण कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। भाई ये कोण कितने डिग्री का था? 45 का। ये कोण कितने का था? 45 का।
तो मैंने बोला अगर ये 45 तो इसकी डायमेंशन भी तो कैसी हो गई, समान हो गई, और इसकी डायमेंशन समान हो गई, तो इनका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, समान। तो इनका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, समान। तो मैंने बोला कि टोटल क्षेत्रफल कितना यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैंने अगर इसको नाम दे दिया P Q R S, तो मैं कह सकता हूं क्या P Q R S का क्षेत्रफल और पूरे वर्ग, बड़े वर्ग A B C D का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भाई इसका क्षेत्रफल कितना यूनिट है, 4 यूनिट, और बड़े का कितना है, 8 यूनिट। तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात आया वो अनुपात बच्चा कितना आया, 1:2। तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात आया वो कितना आया, 1:2। जल्दी से देखिए फिर अगली बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि यदि आपके पास एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक वृत्त है, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त है, वर्ग A B C और D। तो बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं अगर ये इस वृत्त का केंद्र है तो क्या ये इसकी डायमीटर होगी, क्या ये इसकी क्या होगी, डायमीटर। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, ये डायमीटर क्या होगी, 2r। और मैंने बोला इस वर्ग की जो पूरी भुजा होगी, इस वर्ग की जो ये पूरी भुजा होगी, ये भुजा कितनी होगी, a। ये भुजा कितनी होगी, a। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या इस छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या मैं निकाल सकता हूं क्या। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2r बराबर a। तो यहां से मेरे पास r बराबर बच्चा क्या आ गया, a/2। r बराबर क्या आ गया, a/2। अच्छा इसी प्रकार यदि मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास एक बड़ा वृत्त है, यानी एक परिवृत्त, तो मैंने बोला इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि मैं यहां से एक डायगोनल खींच देता हूं, तो ये डायगोनल क्या इस बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई और इसका मान क्या होगा, 2r। भाई जो मैंने यहां से एक डायगोनल खींचा वही इस वृत्त की क्या होगी, डायमीटर होगी। तो मैंने कहा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या जिसे मैं कैपिटल R से दर्शा रहा हूं, 2r बराबर, और डायगोनल क्या होता है, √2a। तो मेरे पास r बराबर आ गया a/√2। तो अगर अंतःवृत्त है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, a/2। अगर परिवृत्त है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, a/√2। तो मैं पूछता हूं छोटे वृत्त की त्रिज्या और बड़े वृत्त की त्रिज्या का रेशियो। तो मेरे पास रेशियो निकाल लेता हूं, a/2 रेशियो a/√2। तो a से a मेरा कैंसिल हो गया, तो यहां पर √2 आ जाएगा। तो मेरे पास रेशियो आया 1:√2। और अगर मैं यहां से निकालता हूं इनके एरिया का रेशियो, तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो डायमीटर का रेशियो होता है वो होता है 1:√2, और एरिया का रेशियो होता है जो वो क्या होता है, 1:2। क्या होता है, 1:2। तो जल्दी से एक बार इसे देखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात करने से पहले चलो हम दूसरा ही डायग्राम बना लेते हैं, एक नया डायग्राम। चलिए मैं आप लोगों से कहता हूं
एक वर्ग, एक वर्ग जो कि एक वृत्त के अंदर है, एक वर्ग जो कि एक किसके अंदर है, एक वृत्त के अंदर है। ये एक वर्ग है आपके पास ए बी सी डी, और बच्चा ये इसकी डायगोनल है √2 है, ये इसकी एक डायगोनल है √2 है। मैं आप लोगों से कहता हूं यदि मैं इस वृत्त और इस वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालूं, तो मैंने बोला वृत्त की त्रिज्या आपके पास क्या आएगी, परिवृत्त है तो कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या जो आप लोगों के पास आई वो आपके पास क्या आई, a/√2, और वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है वो भुजा आपके पास क्या है, a, भुजा क्या है a। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो रेशियो क्या आता है, a/√2 रेशियो a, यही आया। अच्छा जी, अब मैं बोलता हूं अगर मैं इनके एरिया का रेशियो निकालूं, तो मैंने बोला वृत्त का जो रेशियो होता है, सॉरी एरिया होता है, वो होता है πr², यानी a/√2 का स्क्वायर अनुपात भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। मेरे पास क्या आया, πa²/2 और रेशियो में a² से a² कैंसिल हो गया, रेशियो आया π/2। π/2, अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 रखता हूं तो 2 एकम 2 2 एकम 2, तो मेरे पास रेशियो आ जाता है 11/7। तो ये मेरे पास रेशियो आता है किसका, ये रेशियो आता है मेरे पास वृत्त के क्षेत्रफल का, परिवृत्त के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो। अच्छा, अगर मैं इसी प्रकार आप लोगों से कहता हूं, कि अभी अभी मैंने एक रेशियो और निकाला था कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के एरिया का रेशियो, जो मेरे पास आया था 1:2, यानी परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है, दुगना। परिवृत्त का क्षेत्रफल अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है, दुगना। तो मैं अगर आप लोगों से कहता हूं इस पूरे परिवृत्त का, बड़े वाले वृत्त का, इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं आप लोगों से बोल देता हूं, इसको आप कितना भी मान सकते हैं, तो 11 का भी कोई भी मल्टीपल हम ले लेते हैं, जैसे 11 का हमने मल्टीपल ले लिया। अगर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है 44, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है 44, तो मैंने पूछा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको 4 से गुणा किया तो ये भी 4, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 28। रेशियो मैंने पूछा छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त का, तो मैंने बोला छोटा वृत्त, तो मैं इसके अंदर एक छोटे वृत्त का निर्माण कर देता हूं, मैं इसके अंदर एक छोटे वृत्त का निर्माण कर देता हूं। तो मैंने पूछा इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दुगना होता है छोटे से, तो ये दुगना है, तो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया, 22। कितना आया, 22। अगर मैं बात करता हूं कि इस छोटे वृत्त के अंदर मैं वापिस एक वर्ग का निर्माण कर दूं, इस छोटे वृत्त के अंदर मैं वापिस एक किसका निर्माण कर दूं, वर्ग का निर्माण कर दूं, तो मैंने बोला इस वर्ग के लिए ये क्या हो गया, परिवृत्त, इस वर्ग के लिए क्या हो गया, परिवृत्त। तो मैंने बोला बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल किसमें होगा, 11:7 में। तो मैंने बोला अंतःवृत्त का, सॉरी यहां पर आएगा छोटे वृत्त और अंतःवर्ग का, अंतःवर्ग का क्षेत्रफल। तो मैंने बोला 11:7, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 14। तो इसी प्रकार ये आगे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। इसके अंदर हम वापस एक वृत्त खींचेंगे तो वो इसका आधा हो जाएगा, कितना, 11, फिर उसके अंदर हम वापस वर्ग बनाएंगे तो उसका अनुपात कितना आ जाएगा बच्चा, 7। तो इसी प्रकार ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो देखिए एक बार इसे, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए अब मैं आप लोगों से कहता हूं, अब मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि यदि
किसी वर्ग ए, बी, सी और डी के मध्य बिंदु क्रमशः P, Q, R, S हैं और इस वर्ग के अंदर एक बिंदु है O जो वर्ग में कहीं भी हो सकता है। एक बिंदु है O और मैंने S से O को मिलाया, R से मिलाया, P से मिलाया और किससे मिलाया, Q, और ये बिंदु मेरा क्या है, O। अगर मैं इनके क्षेत्रफल बोल देता हूं कि ये है मेरे पास A1, ये है मेरे पास A2, ये है मेरे पास A3 और ये क्या है मेरे पास A4, तो इनके विपरीत क्षेत्रफलों का योग, इनके विपरीत क्षेत्रफलों का योग के क्या होता है, बराबर। यानी मैं कह सकता हूं A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4 के। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन SSC ने पूछे हैं। A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। अब बात आती है कैसे, अब बात क्या आती है कैसे। अगर मैं इस बिंदु A से O को मिला दूं और O से किसको मिला दूं, B को मिला दूं, O से किसको मिला दूं, B से मिला दूं, तो मैंने बोला त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर एक बिंदु ऐसा मिलाया गया, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के एक ऐसे बिंदु को मिलाया गया जो उसकी सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, समान। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, माध्यिका, और माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर में बांटती है। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको स्मॉल a मानता हूं तो ये भी कितना हो गया, स्मॉल a, ये भी कितना हो गया, स्मॉल a। अगर मैं O को मिला देता हूं C से, अगर मैं O को किससे मिला देता हूं, C से, तो मैंने बोला BOC, ये भी एक माध्यिका। तो मैंने बोला अगर ये B तो इसका क्षेत्रफल भी क्या, B। इसी प्रकार यदि मैं इसको मिला देता हूं तो ये मेरे क्या होगी, एक माध्यिका। तो मैंने बोला ये C तो ये भी क्या हो गया, C, और इसी प्रकार ये माध्यिका तो ये D, तो ये मेरे पास क्या हो गया बच्चा, D, ये मेरे पास क्या हो गया, D। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों से कहता हूं, अब मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, इस चीज को देखना। मैंने बोला A1 प्लस A3, A1 प्लस A3, तो मैंने बोला A1 का रेशियो, A1 का जो एरिया है वो क्या है, A प्लस डी। A1 का रेशियो क्या है, A प्लस डी। A3 का रेशियो क्या है, B प्लस सी, बराबर होगा A प्लस बी और C प्लस डी के, C प्लस डी के। तो आप देख सकते हो ABCD, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर है किसके, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी के। तो इस प्रकार मैं इसे प्रूव कर सकता हूं कि इनका जो एरिया का जो योग होगा, सम होगा, वो आपस में कैसा होगा, समान होगा। यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बात करते हैं। आशा कर रहा हूं चीजें समझ में आ रही हैं। वीडियो को शेयर करना है आप सभी को, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए और फिर इसको शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा जी, अगर मैं आप लोगों से बोल देता हूं कि यदि मेरे पास वर्ग A, B, C और D के अंदर कोई भी एक बिंदु है O, तो मैं D से O को मिलाता हूं, A को मिलाता हूं, B को मिलाता हूं और किसको मिलाता हूं, C को। किसको मिलाता हूं, C को। मैंने वही चीज बोली, ये मेरे पास है A1, ये मेरे पास है A2, ये मेरे पास है A3 और ये मेरे पास क्या है, A4, ये मेरे पास क्या है, A4। तो आप चाहे तो चीज को ऐसे बोल लीजिए या फिर आप ऐसे बोल लीजिए। मैं इसके मध्य बिंदु से यहां पर इस शीर्ष को मिलाता हूं तो वो मेरी एक मीडियन हो जाएगी। तो मैं यहां से भी ऐसे कह सकता हूं कि जो A1 प्लस A3 होगा वो बराबर होगा किसके, A2 प्लस A4 के, A2 प्लस A4 के। तो इस प्रकार मैं इसे भी प्रूव कर सकता हूं। अच्छा बच्चा, मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला कि ये बिंदु तो है इस वर्ग के अंदर, और मैं कहता हूं यदि यही बिंदु, अगर एक ऐसा ही बिंदु वर्ग के बाहर आ जाए, वर्ग के कहां आ जाए, बाहर, A, B, C और D। मैंने बोला एक O बिंदु वर्ग के बाहर आ जाता है, जिससे मैं मिलाता हूं क्या, इनके शीर्षों को। और मैं आप लोगों से बोलता हूं कि इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, इसका एरिया है A3 और इसका एरिया क्या है,
A4। इसका एरिया क्या है A4, यानी ये 3D का आकृति है तो ये A4 पीछे का रेशो होगा। ये A4 कहाँ का होगा पीछे का, तो यहाँ से भी आपके पास निकल कर आएगा A1 + A3 बराबर A2 + A4, A2 + A4। तो इस प्रकार आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये थ्योरम कराई है, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर मैं अगले थ्योरम की बात करूं, अगले पॉइंट की बात करता हूं कि यदि वर्ग ABCD में आधार AB पर एक त्रिभुज बनाया जाता है, आधार AB पर एक त्रिभुज बनाया जाता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं आप लोगों से बच्चा क्या कहता हूं, इसका आधार क्या है A, ये भुजा भी क्या है A, ये भुजा भी क्या है A, और ये भुजा भी क्या है A। तो इसकी जो हाइट होगी क्या वो भी A होगी क्या, इसकी जो हाइट होगी वो भी क्या होगी A, वो भी क्या होगी A। मैंने बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। मेरे पास आया A² 2, और A² किसका, इस वर्ग पूरे का क्षेत्रफल है। तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज AB, और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने E, का क्षेत्रफल जो होगा वो हाफ होगा वर्ग ABCD के, वो हाफ होगा किसका ABCD का। तो ये भी एक आपकी थ्योरम यहां से निकल कर आती है कि यदि आपको किसी वर्ग के अंदर एक त्रिभुज दे रखा है जो किसी उसके आधार पर बना हुआ है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो उस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है आधा, उस वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है आधा। और वर्ग के अंदर हमारा लास्ट पॉइंट, वर्ग के अंदर हमारा बच्चा लास्ट पॉइंट क्या है वो भी आप देख लीजिए एक बार। मैं आप लोगों से कहता हूं यदि वर्ग ABCD के दो डायगोनल, वर्ग ABCD के दो डायगोनल AC और BD, AC और BD के मध्य बिंदुओं को यदि इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, को आपस में मिलाया जाए, को आपस में मिलाया जाए, तो बनने वाले इस क्षेत्र का क्षेत्रफल का अनुपात पूरे वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात से क्या होगा। तो इससे पहले मैं आपको वापस एक बार त्रिभुज में ले जाता हूं। वहां से हमने एक चीज पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी, मैंने त्रिभुज के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। और मिड पॉइंट थ्योरम में हमने बच्चा क्या पढ़ा था कि यदि ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, और यदि ये A है तो ये आपका क्या होगा A/2, यानी इसका रेशियो 1:1 है। तो इस पूरी भुजा का रेशियो क्या हो जाएगा 2। ये त्रिभुज ABC और ये DE, सिमिलरिटी से हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय के अंदर। तो मैंने बोला इनकी भुजाओं का अनुपात, तो इस छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज AD और AB का जो अनुपात था वो 1:2 था, और इनके क्षेत्रफल का अनुपात बच्चा क्या था 1:4। क्षेत्रफल का अनुपात क्या था 1:4। तो मैंने बोला यदि इस छोटे त्रिभुज का 1 है तो इसका कितना हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा 3। भाई अगर इसका क्षेत्रफल 1, इस पूरे का 4, तो इसका कितना होगा 3। तो इसी प्रकार मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि ये मध्य बिंदु है, यदि ये क्या है मध्य बिंदु है, यदि ये मध्य बिंदु है, तो मैंने बोला ये मिड पॉइंट थ्योरम मैंने यहां पर अप्लाई की। यदि इसका क्षेत्रफल 1 है तो इस पूरे का क्षेत्रफल बच्चा कितना 3। इसी प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 1 है तो यहां का क्षेत्रफल कितना 3, यहां का क्षेत्रफल 1 तो यहां का क्षेत्रफल कितना 3, और यहां का क्षेत्रफल 1 तो यहां का क्षेत्रफल बच्चा कितना 3, यहां का क्षेत्रफल कितना 3। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, मैं आप लोगों से कहता हूं इस बनने वाले चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल,
इस बनने वाले चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, यानी जो शेडेड एरिया का अनुपात है, वो पूरे चतुर्भुज ABCD के साथ क्या होगा? 1 2 3 4, इसका अनुपात है 4 अनुपात 3 एकम 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 4 12, 12 और 4 16। अनुपात क्या आया? 1 अनुपात 4, 1 अनुपात 4। अनुपात क्या आया? 1 अनुपात 4। और मैंने बोला इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, का अनुपात, जो भाग छायांकित नहीं है, जो भाग छायांकित नहीं है, इसके साथ क्या होगा? तो मैंने बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 4 अनुपात 3, 3 6, 3 9 और 3 12। इसका अनुपात मेरे पास बच्चा कितना आया? 1 अनुपात 3। इसका अनुपात कितना आया? 1 अनुपात 3। तो जल्दी से एक बार देखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी सारी, और नहीं आई है तो आप वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।